नमस्कार दोस्तों। आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी व पुलिस की भूमिका। इसको हम संक्षिप्त व विस्तारित रूप से यानी सम्मिलित रूप से अपन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन कुछ क्वेश्चन है उनको देखेंगे, उसके बाद में विवरण के रूप में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 25 जुलाई 2005, ऑप्शन बी 14 नवंबर 2011, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2012, ऑप्शन डी 25 जुलाई 2012। हम सभी को पता है कि पोक्सो एक्ट 2012 में हुआ, लेकिन जो डेट है वो मत भूलिए, 14 नवंबर, यानी इस दिन अपन बाल दिवस भी मनाते हैं। निम्न में से कौन सा कानून बाल संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन में आपको सभी को पता है कि उपरोक्त सभी, तो ये जो तीनों कानून है, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट 2012, ये तीनों अधिनियम है, ये बाल संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। कानूनन रूप से प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी सोनोग्राफी का उपयोग कुछ शर्तों पर निम्न में किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? तो जो उपरोक्त ये ABCD यानी चारों परिस्थितियां हैं, इनमें कुछ शर्तें रखी हुई होती है, उन शर्तों पर सोनोग्राफी कर सकते हैं। और जो वैध है इनमें है गुणसूत्र संबंधी विकृति होने पर, लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग होने पर, जन्मजात विकृतियाँ, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं व अन्य रोग होने पर अपन सोनोग्राफी करवा सकते हैं। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? इसमें डेट है, डेट में आप मिस मत हो जाइए। संरक्षण अधिनियम 2005 में बना था, लेकिन ये लागू ऑप्शन डी करेक्ट है, 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। डेट ये आपको याद रखनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार द्वारा सती रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया? इसका करेक्ट है 1987, ऑप्शन बी करेक्ट है 1987। 1829 में आप 1829 में सर्वप्रथम बंगाल के अंदर हुआ था, ये राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान सरकार यानी आज़ादी के बाद सती रोकथाम अधिनियम, करेक्ट आंसर 1987 है। इसमें भी आप बिल्कुल करेक्ट, आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। नेक्स्ट, दहेज से संबंधित मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड IPC की कौन सी धाराएं हैं? तो इसमें जो उपरोक्त तीनों धाराएं हैं वो दहेज से संबंधित मामलों में है। इनमें दहेज दहेज को लेकर हत्या करने, दहेज को लेकर उत्पीड़न करने और दहेज को लेकर यदि आत्महत्या के लिए अपन प्रेरित करते हैं, तो ये जो तीनों धाराएं हैं ये लगती हैं। ठीक है, इनके बारे में विवरण से अपन आगे पढ़ेंगे। 6 टॉपिक हो गए, इसके बाद में अपन चलते हैं। देखो, इस संहिता में महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी अपन बात कर रहे हैं इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता IPC। तो IPC की धारा 354, IPC की धारा 354 ये क्या बताती है? IPC के अंदर दंड है, दंड का प्रावधान है। अपराध के बारे में CRPC के अंदर है और IPC में दंड का प्रावधान है, यानी सजा का प्रावधान है, सजा व जुर्माना IPC लगाती है। तो धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये धारा 354 में। धारा 354A, इसमें है यौन उत्पीड़न के लिए सजा, यौन उत्पीड़न के लिए सजा वो 354A में है। और 354B में है बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, यह है 354B में। धारा 354C में है ताक झाक करना, धारा 354D में है पीछा करना, धारा 509 इसमें है शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। इन सभी धाराओं में महिला के होने वाले अपराधों के लिए कठोर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं।
इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को सुरक्षित करना है। ये जितनी भी अपन ने धाराएं पढ़ी है ये एग्ज़ाम में आ सकती है, कन्फर्म है, ये चीज़ें आगे भी काम में आएगी। तो ये धाराएं हैं, ये आईपीसी की है। आईपीसी सीआरपीसी अलग अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018, ये आईपीसी में अभी ऐड किया है। ठीक है, अमेंडमेंट किया हुआ है, संशोधित किया हुआ है। इसके अंदर क्या है, कंप्लीट अपन पढ़ते हैं। देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों, खासकर यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सज़ा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में यह कानून लागू किया गया। नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसके लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप पढ़िएगा। बलात्कार के मामले में पीड़ित की मौत हो जाने या उसके स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने की स्थिति में मौत की सज़ा का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। यानी ठीक है, बलात्कार के बाद में यदि जो पीड़िता है उसकी मौत हो जाती है तो जो अपराधी होता है उसको फांसी की सज़ा यानी मौत की सज़ा का भी प्रावधान है। सामूहिक बलात्कार, जिसको गैंग रेप के रूप में जान सकते हैं, सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376D, ठीक है, धारा 376D के तहत सज़ा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष रखी गई है। यानी गैंग रेप के आरोपी की सज़ा न्यूनतम 20 वर्ष है। ठीक है, सामूहिक बलात्कार हुए या न्यूनतम 20 वर्ष रखी है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल तय की गई है। यानी यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल, यानी 18 साल से कम उम्र की यदि कोई भी बच्ची है या कोई भी महिला है उसके साथ यदि आप यौन संबंध बनाते हो तो वो अवैध है। उसका दंड पोक्सो एक्ट में विवरित है। महिलाओं का पीछा करने एवं ताक झांक पर कड़े दंड का प्रावधान है। ये जो पहले था अधिनियम उसमें ये नहीं था ताक झांक करने का, पीछा करने का। ये अभी जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें है। ऐसे मामलों में पहली बार में गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया है। यदि पीछा करते हैं, ताक झांक करते हैं, तो यदि पहली बार कोई गलती करता है अपराधी तो उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन दूसरी बार ऐसा करने पर इसे गैर जमानती बनाया गया। यदि वही व्यक्ति दूसरी बार ये गलती करता है तो उसको जमानत कतई नहीं मिलती है। तेजाबी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष की सज़ा का भी कानून में प्रावधान किया गया है। यदि कोई तेजाबी हमला करता है तो उसको 10 वर्ष की सज़ा होगी। इसमें पीड़ित को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए तेजाब हमले की अपराध के रूप में व्याख्या की गई है। यानी तेजाबी हमला भी एक तरीके से अपराध होगा। और यदि पीड़िता आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, वो यदि अपराधी तेजाब फेंक रहा है तो वो उसको मार भी सकती है। यानी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, यदि बलात्कार होने की स्थिति में या तेजाब हमला होने की स्थिति में जो पीड़िता है वो हॉस्पिटल में जा सकती है और डॉक्टर बाध्य है कि वो सबसे पहले उनका इलाज करें, ठीक है, या उनका मेडिकल करें, उपलब्ध कराएंगे। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सज़ा का सामना करना पड़ेगा। कानून में कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, जो प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यदि कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर ये जांच करने में या उपचार उपलब्ध करवाने में आनाकानी करता है तो उससे कम से कम 7 साल की सज़ा होगी। और यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, ठीक है, लोक सेवक, सशस्त्र बलों या प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी है तो उससे जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दंड तो मिलेगा, दंड के साथ जुर्माना भी होगा यदि इनमें से कोई व्यक्ति है। कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत साक्ष्य यानी सबूत, जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को यदि वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है तो उसे अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। यदि बलात्कार पीड़िता है या तेजाब पीड़िता है, नहीं बलात्कार पीड़िता है तो वो यदि बयान खुद यदि नहीं दे सकती, असक्षम है, ठीक है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से
या विशेष एजुकेटर से या दुभाषियों से जो हिंदी इंग्लिश या अनेक भाषाएं बोलना जानता है वो भी बयान दे सकता है। ये अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है। यानी जो आईपीसी है, आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट करके ये आईपीसी के अंदर ये जोड़ा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सीआरपीसी। अब ये जो धारा है, इतनी देर पढ़ रहे थे अपन आईपीसी की धारा, अब ये है सीआरपीसी की धारा। सीआरपीसी में क्या है? सीआरपीसी में किसी भी अपराध का विवरण होता है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं इसे। इस कानून की धारा 376 यानी धारा 376 यानी बलात्कार, धारा 376 ए यानी स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार, जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये अपराध किस धारा में आएगा? धारा 376 ए। अब आगे चलते हैं, धारा 376 बी। पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। यानी धारा 376 बी में यह है कि कोई पति यदि पत्नी को तलाक दे देता है और उसके बाद में उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। धारा 376 ए बी। ठीक है, 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार। ठीक है, 12 वर्ष से कम उम्र की यदि पत्नी भी है, बाल विवाह की श्रेणी में आ जाता है, पोक्सो की श्रेणी में आ जाता है और सीआरपीसी में भी इसका प्रावधान है। तो 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार ये धारा 376 ए बी में। धारा 376 सी में है किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसी किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में है या अधीन है या परिसर में उपस्थित है, यानी हॉस्पिटल में है, ठीक है, हॉस्पिटल में है या थाने में है या जेल में है, तो यदि उसके साथ यदि स्त्री के साथ यौन अपराध कारित करता है वो लोक सेवक या अधिकारी, तो वो अपराध की श्रेणी कौन सी धारा में आएगी? धारा 376 सी। आगे चलते हैं अपन, धारा 376 डी। एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। धारा 376 डी में वो जो सामूहिक बलात्कार या इसे गैंगरेप भी कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा। धारा 376 डी ए, 16 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार। अब इसमें महिला के साथ सामूहिक बलात्कार 16 वर्ष से कम, ये इसमें जो उपबंध दिए हुए हैं डी ए, इनके अलग अलग दंड है, इसलिए इनको अलग अलग परिभाषित किया गया है। और सीआरपीसी मतलब अपराध की परिभाषा। ठीक है, अपराध का दंड है वो आईपीसी में मिलता है, अपराध की परिभाषा है जो सीआरपीसी में मिलती है। ठीक है, तो धारा 376 डी के अंदर क्या हो गया? 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। धारा 376 डी बी है ना, डी के अंदर है बी और वो डी के अंदर ए। ठीक है, डी बी में क्या है? 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार। ठीक है, 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार इसमें आ जाएगा 376 डी बी में। ठीक है, और 16 वर्ष से कम की डी ए में, और किसी महिला यानी परिपक्व महिला 18 वर्ष से ऊपर मान सकते हैं, 16 वर्ष से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, धारा 376 ई। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376 ए या धारा 376 डी के अधीन दंडनीय किसी अपराधों के लिए पहले कभी दंडित किया गया हो। बलात्कार के अपराध 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी में बताए गए किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति करता है। यानी यदि व्यक्ति जो उपरोक्त ये ऊपर जितने भी धाराएं हैं इनका कोई अपराध पहले कर चुका है, ठीक है, पहले बलात्कार में अपराधी घोषित हो चुका है, पहले कर चुका है कोई भी अपराध, उसके बाद में वो यदि अपराध की पुनरावृत्ति करता है यानी दूसरी बार अपराध करता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? उसको धारा 376 ई में परिभाषित किया गया है। ठीक है, किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति करता है। इन सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है,
ये उपरोक्त जो धाराएं हैं इनमें महिलाओं को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं या प्रावधान है। जैसे किसी भी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद अथवा सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई इनके अंदर यदि कोई महिला आरोपी भी शामिल होती है, ठीक है, तो उसको 6 बजे के बाद यानी शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि महिला कांस्टेबल हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है, पुरुष कांस्टेबल या अन्य लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो जो अपना आज का टॉपिक था महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान की जानकारी व पुलिस की भूमिका, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इन चीज़ों के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो इन्हीं से संबंधित आएंगे आपको। तो एक बार पुनः आपका सभी का धन्यवाद। उत्कर्ष क्लासेस जयपुर के साथ यदि आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आते हैं।